नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन की दिल्ली रैली की, कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंची बीजेपी की वॉशिंग मशीन की, बात करेंगे चुनावी बॉन्ड में हुए बड़े खुलासे की, सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान पर घिरी मोदी सरकार की, जानेंगे मीडिया के सवाल सुनते ही क्यों भाग खड़ी हुई स्मृति ईरानी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के सीएम के बाद अब दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत से ईडी ने की पूछताछ। शराब घोटाले को लेकर 5 घंटे तक पूछे गए सवाल। गहलोत ने कहा कि दिल्ली शराब नीति बनाने के मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं। एलजेपीआर ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। चिराग पासवान हाजीपुर से, वीणा देवी को वैशाली से मिला टिकट। चिराग ने एलजेपी के 4 सांसदों को नहीं दिया मौका, 3 सीटों पर उतारे नए उम्मीदवार। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिली हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। मुलाकात के बाद कल्पना सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई को दूर तक ले जाएंगे। और न्यूज क्लिक केस में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दायर की 9000 पन्नों की पहली चार्जशीट। न्यूज क्लिक पर भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए चीन से फंड लेने के लगे हैं आरोप। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया की बड़ी रैली होने वाली है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद दूसरी बार इंडिया गठबंधन के नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। इससे पहले 17 मार्च मुंबई में इंडिया की बड़ी रैली हुई थी, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। और अब दिल्ली रैली के ऐलान से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो क्यों इंडिया की दिल्ली रैली से डरी हुई है बीजेपी? देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के विरोध में 31 मार्च यानी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन महारैली का आयोजन कर रहा है। इस रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल लगभग सभी दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। रैली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी गुट के उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। इस रैली में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इस बीच इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। पार्टी को डर लग रहा है कि रैली से निकला संदेश पूरे देश में जाएगा, इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाई देगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस, जो केंद्र के ही अधीन है, उसने रैली की इजाजत तो दे दी है, लेकिन सिर्फ 20,000 लोगों के साथ रैली करने की अनुमति दी है। रैली की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह कोई व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है, इसलिए इसे लोकतंत्र बचाओ रैली कहा जा रहा है। रमेश ने कहा कि रैली में विपक्षी नेता बढ़ती कीमतें, 35 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी दर, आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और किसानों के खिलाफ अन्याय के मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि एक और प्रमुख मुद्दा जो उठाया जाएगा वह है केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से विपक्ष को निशाना बनाना। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह उस मानसिकता को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस रैली से गठबंधन के बीच एकजुटता और एकता का संदेश जाएगा। रैली मुख्य रूप से विपक्षी नेताओं पर हो रही केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ बुलाई गई है, क्योंकि ईडी आईटी की विपक्षी दलों पर जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, ऐसे में उनके लिए चुनाव प्रचार करना मुश्किल होता जा रहा है। यानी चुनाव के लिए विपक्ष को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ जिन नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई शुरू होती है और नेता पाला बदलकर बीजेपी में चला जाता है, तो कैसे उसके दाग साफ हो जाते हैं। ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सब कुछ सामने रख दिया। मोदी सरकार में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाते आया है कि जैसे ही विपक्ष का कोई नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उस पर लगे सारे आरोप खारिज हो जाते हैं।
इसी मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत के दौरान पवन खेड़ा ने अपनी टेबल पर मोदी की वॉशिंग मशीन लिखकर वॉशिंग मशीन भी रखी थी। पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा जिन नेताओं पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाती है, उन्हें पार्टी में शामिल करवाती है और केस वापस ले लेती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना केस भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। यह मशीन न केवल सफाई करती है बल्कि स्पिन बटन दबाने से घोटालेबाज राजभक्त हो जाता है और स्लो बटन दबाने से जांच धीरे हो जाती है। मशीन के साथ साथ ये कमाल मोदी वॉशिंग पाउडर का भी है। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने 51 ऐसे केसेस भी गिनाए जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दर्ज है और उन सभी पर कार्रवाई हो रही है। और इसके साथ ही उन्होंने 20 बीजेपी नेताओं पर दर्ज केसेस का भी जिक्र किया जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खेड़ा ने कहा कि एनपीसी नेता प्रफुल्ल पटेल इसके जीते जागते उदाहरण हैं। आपको बता दें कि एनडीए में शामिल होने के 8 महीने बाद शुक्रवार को सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ एयर इंडिया मर्जर घोटाले मामले में भ्रष्टाचार का केस बंद कर दिया है। खेड़ा ने कहा कि असम के सीएम हेमंत शर्मा की भी कुछ यही कहानी है। पवन खेड़ा जिस वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे उसका एक और उदाहरण अब आंध्र प्रदेश में दिखाई दिया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी जो कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा है उसकी तरफ से ओंगोल सीट से मंगुता श्रीनिवासुलु रेड्डी को टिकट दिया गया। मंगुता रेड्डी का टिकट पर इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उनका कनेक्शन सीधे सीधे केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ रहा है, जिसे लेकर अब आपने बीजेपी को घेर लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर देश नहीं दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनावों के चलते की गई? क्या केजरीवाल से डर रही है बीजेपी? दरअसल आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल के खिलाफ जिन लोगों ने गवाही दी, ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया और अब खुलासा हुआ कि केजरीवाल के खिलाफ गवाही देने वालों को एनडीए की तरफ से टिकट भी बांटे जा रहे हैं। दरअसल एनडीए की तरफ से ओंगोल सीट से मंगुता श्रीनिवासुलु रेड्डी को टिकट दिया। मंगुता के बेटे राघव मंगुता रेड्डी दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी थे। उन्हें फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया। पहले राघव केजरीवाल के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया और उन्हें जमानत मिल गई। मंगुता को एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब आपने बीजेपी को घेर लिया। आप नेता जैस्मिन शाह ने कहा, बेटे पे आ जाते हैं राघव मंगुता रेड्डी। वो 7 स्टेटमेंट देता है, 7 स्टेटमेंट्स फाइल्ड अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए। और इन 7 स्टेटमेंट में से पहले 6 स्टेटमेंट में वो क्या कहता है? मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहीं नहीं मिला, इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। क्या होता है? 5 महीने जेल में डालने के बाद 16 जुलाई को वो 7वां स्टेटमेंट आता है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया जाता है। जैस्मिन शाह ने बताया कि ईडी ने की चार्जशीट में पहले के 6 बयानों का जिक्र तक नहीं किया, केवल केजरीवाल के खिलाफ दिए गए बयान को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका आरोप है कि बीजेपी ने टीडीपी नेता से समझौता किया गवाही के बदले टिकट देने का। आपका आरोप है कि राघव ने बीजेपी के दबाव में केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया और बदले में एनडीए गठबंधन में शामिल टीडीपी की तरफ से मंगुता श्रीनिवासुलु रेड्डी को लोकसभा चुनाव की टिकट पकड़ा दी गई। इन आरोपों को लेकर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी इस आरोपों पर क्या सफाई देती है। मंगुता श्रीनिवासुलु रेड्डी को टिकट टीडीपी ने दिया, लेकिन निशाने पर बीजेपी आ गई। तो दूसरा खुलासा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हुआ और इसमें भी बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल आरटीआई में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बता दिया था। वो बॉन्ड कोर्ट उसके बाद भी छापे गए। क्या पूरा मामला है? देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी लगातार ही अपने बुने हुए जाल में अब फंसती जा रही है। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी चंदे के जरिए बीजेपी चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही थी, वही चुनावी बॉन्ड अब बीजेपी के लिए चुनाव में हार का कारण बन सकता है। बता दें कि अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई शुरू की। इसके बाद 1 और 2 नवंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन इस दौरान भी बीजेपी चुनावी बॉन्ड को भुनाने में लगी हुई थी, क्योंकि सरकार ये मानकर चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो उसके पक्ष में ही आएगा। यहां तक कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड को गैर संवैधानिक बता दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 6 दिन बाद तक इन चुनावी बॉन्ड की सप्लाई चलती रही, लेकिन कोर्ट के आदेश के चलते उन्हें किसी को जारी नहीं किया गया।
वहीं सूचना के अधिकार के जरिए जो जानकारी मिली उससे साफ हो गया है कि 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड की आखिरी खेप 2024 में छापकर उपलब्ध करवाई गई और ये खेप इस साल 21 फरवरी को सप्लाई की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट 15 फरवरी को ही इसे अवैध बता चुका था। ये खुलासा भी हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना को चलाने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कमीशन के तौर पर सरकार से जीएसटी मिलाकर करीब 12 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसमें से सरकार लगभग 8.5 करोड़ का भुगतान भी कर चुकी है। इन बॉन्ड्स को नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छापा गया और इसके लिए सरकार को 1.93 करोड़ रुपए का बिल दिया गया, जिसमें 1.90 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं एडीआर की एक रिपोर्ट कहती है कि चुनावी बॉन्ड की शुरुआत के बाद अगले 5 साल में कुल बॉन्ड के जरिए जो चंदा राजनीतिक दलों को मिला उसका 57% डोनेशन यानी आधे से भी अधिक पैसा भारतीय जनता पार्टी के फंड में आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी सरकार लाई थी। विपक्ष, चुनाव आयोग और आरबीआई तीनों इस पर पहले दिन से ही सवाल उठा रहे थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने भी अपने एक बयान में साफ कर दिया कि न्यायपालिका हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। तो आखिर क्यों ऐसा कहा जस्टिस गवई ने, देखिए ये रिपोर्ट। भारत में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है और दुनिया की नजरें भारतीय चुनाव पर है। इस दौरान चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई के एक बयान को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा था कि जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो हमारी संवैधानिक अदालतें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। दरअसल न्यायमूर्ति गवई हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में हाउ जुडिशियल रिव्यू शेप्स पॉलिसी विषय पर संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की संवैधानिक अदालतों ने इस संबंध में नए संवैधानिक तंत्र और कानूनी सिद्धांत विकसित किए हैं और नीति निर्माण में असंगतता के कारण अक्सर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग उठती रहती है। गवई ने कहा कि बार बार नीति निर्माण के क्षेत्र में निरंतर असंगति के साथ साथ कार्यकारी उपकरणों के बीच कौशल विकसित करने और मजबूत करने की आवश्यकता के कारण न्यायिक हस्तक्षेप की मांग उठी है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया कि कैसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने और कानूनों को असंवैधानिक करार देने की अनुमति देती है। उन्होंने भारत में कानून का शासन सर्वोपरि बताते हुए कहा कि जुडिशियल रिव्यू विधानमंडल द्वारा शक्ति के किसी भी दुरुपयोग के लिए एक बाधा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्षों से न्यायालय ने अपने आदेश के माध्यम से विधायिका की शक्ति और नागरिकों के हितों के बीच एक पुल के रूप में काम किया है। सवाल सीधे सीधे कार्यपालिका पर उठे हैं। वैसे पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के दिए कई फैसले बेहद चर्चा में रहे थे, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी और अब लोकसभा चुनावों के बीजेपी नेताओं के काम भी उसकी परेशानी बने हुए हैं। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है, जो एक सवाल से बचती दिख रही हैं। तो क्यों सवालों से बचती दिख रही है बीजेपी नेता, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का एक वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है। मीडिया के जरिए विपक्ष पर तीखे हमले बोलने वाली स्मृति ईरानी मीडिया के सवाल से भागती दिखाई दे रही है। दरअसल स्मृति ईरानी से अंकिता भंडारी की जान जाने के मामले को लेकर सवाल किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी नेता को घेर लिया है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, ये देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी से जुड़े सवाल पर भागने लगी, शर्म आनी चाहिए। अंकिता भंडारी की जान लेने के मामले में सीधे तौर पर बीजेपी के लोग शामिल थे। अंकिता का परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री का वीडियो भी शेयर किया है। आपको बता दें, उत्तराखंड के भोगपुर में बने वंतरा रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करने वाली अंकिता भंडारी 8 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी और 24 सितंबर को चीला नहर से उनकी बॉडी बरामद की गई थी। मामले ने उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को हिला दिया था। दरअसल मामले में आरोपी और रिजॉर्ट का संचालक पुलकित आर्य बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। मामले में जांच में खुलासा हुआ कि अंकिता ने स्पेशल सर्विस देने से मना कर दिया था, जिसके बाद पुलकित आर्य ने उनका यौन शोषण शुरू कर दिया था। मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ धारा 302, धारा 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए, लेकिन आरोपियों को अभी तक कोई सजा नहीं दी गई है। बीजेपी पर पहले भी अपराधियों को बचाने के आरोप लगते आए हैं और अंकिता भंडारी मामला, बीएचयू में छात्रा का उत्पीड़न मामला, इन मामलों ने इन आरोपों को और गंभीर कर दिया है और केंद्रीय मंत्री के रवैये से भी अब ये साफ हो गया है कि इन सवालों का अब बीजेपी के पास कोई भी जवाब नहीं है। लोकसभा चुनाव में अंकिता भंडारी का मामला बीजेपी की परेशानी को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से देश पर
कर्जा बढ़ता जा रहा है उसने भी लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। और इस मामले में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है प्रियंका ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपना दमखम दिखा रही पार्टियां नए नए अभियान चला रही हैं और अपने विपक्ष की कार्य योजनाओं की कमियों को जनता के सामने उजागर कर रही हैं और उस पर दलों से सवाल भी कर रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने मेरे विकास का 2 हिसाब नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें वह बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से सवाल कर रही है और जनता के विकास का हिसाब मांग रही है। इसी अभियान के तहत कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी सरकार से सवाल किया है कि वह जनता को कर्ज में क्यों डुबो रही है। प्रियंका कहती हैं कि वित्त मंत्रालय का कहना है कि भारत सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 14 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लेने जा रही है। क्यों? आजादी के बाद से वर्ष 2014 तक 67 सालों तक देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ था, जो पिछले 10 वर्षों में अकेले मोदी जी ने इसे बढ़ाकर 205 लाख करोड़ पहुंचा दिया है। इनकी सरकार ने बीते 10 सालों में लगभग 150 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। इतना ही नहीं, सरकार अब और नया कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। तो सवाल यह उठता है कि पिछले 10 साल से आम जनता को राहत मिलने की बजाय जब बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक तंगी का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, तो भला बीजेपी सरकार जनता को कर्ज में क्यों डुबो रही है? अगर ऐसा नहीं है तो आखिर यह पैसा गया कहाँ? किसके ऊपर खर्च हुआ? इसमें कितना पैसा बट्टे खाते में गया? बड़े बड़े खरबपतियों की कर्ज माफी में कितना पैसा गया? इन्हीं सब के बीच आज देश के हर नागरिक पर लगभग 1.5 लाख का औसत कर्ज बनता है और यह पैसा राष्ट्र निर्माण के किस काम में लगा है? और बुलेटिन के आखिरी में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। चलिए आज किसी और देश की बात करते हैं। पेरू के राष्ट्रपति घर पर इसलिए छापा पड़ गया कि उनके पास में कई जोड़ी रोलेक्स घड़ियां हैं। भाई कोई भुखमरा देश ही होगा, वरना तो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कम से कम इस बात की तो आज़ादी होनी चाहिए कि वो महंगी से महंगी घड़ियां पहने, महंगे से महंगा विमान अपने लिए ख़रीदे, महंगे से महंगे चश्मे, महंगे से महंगे वो सूट जिन पर उनका नाम छपा हो और बहुत सारे वो कपड़े जिन्हें वो दिन भर बदलते हैं, है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।